हेलो वंश लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था शिचैन वियिंग से बात करने के लिए आता है। वो वियिंग से मुस्कुराते हुए पूछता है, यंग मास्टर वे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वांगजी ने आपसे क्या कहा था? वियिंग कहता है, क्या लंचा ने आपको कुछ नहीं बताया? शिचैन फिर मुस्कुराते हुए कहता है, मास्टर वे, वांगजी ने आपसे कन्फेस किया है ना? वियिंग एम्बैरेसिंगली हाँ कर देता है। शिचैन फिर उससे कहता है, तो मास्टर वे, वांगजी के बारे में आपका क्या ख्याल है? वियिंग कुछ नहीं कह पाता तो शिचैन कहता है, आपको इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं वांगजी का एल्डर ब्रदर हूँ। वियिंग शिचैन से कहता है, लंजा बहुत अच्छा इंसान है। शिचैन उससे पूछता है, केवल बहुत अच्छा इंसान? आप बस यही सोचते हैं उसके बारे में? वियिंग शिचैन से वांगजी के लिए और भी कई सारे ब्यूटीफुल वर्ड्स बोलना चाहता था। वो उससे कहना चाहता था कि लंजा एलिगेंट है, राइटियस है, प्योर जेड है। पर वियिंग को भी पता था कि शिचैन इन सब आंसर्स का इंतज़ार नहीं कर रहा है। इससे पहले कि वियिंग कुछ और सोचता, शिचैन तुरंत खड़ा होता है और वियिंग से कहता है, तो मुझे अब चलना चाहिए मास्टर वे। वियिंग शिचैन से वहाँ और रुकने के लिए कहना चाहता था, पर शिचैन वहाँ से जा चुका था। वियिंग साइलेंस रूम में अकेला रह गया था। अब उसे और भी ज़्यादा अपसेट फील हो रहा था। 1 घंटा और बीत गया था पर वांगजी अभी तक वापस नहीं आया था। वियिंग अब और ज़्यादा वांगजी का इंतज़ार नहीं कर पाता और साइलेंस रूम से बाहर निकल जाता है। वो हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे लंजा कहीं नहीं मिल रहा था। वो पूरे क्लाउड रिसेस में ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे वांगजी कहीं नहीं मिल रहा था। जब वियिंग हार मानने ही वाला था तब फाइनली वाइट कपड़ों में वांगजी उसे एक रूम के बाहर घुटनों पर बैठा हुआ मिलता है। वियिंग को उसकी सिर्फ बैग दिखाई दे रही थी। वो रूम और किसी नहीं बल्कि लान चिरैन का था। वांगजी चिरैन के रूम के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था। वियिंग तुरंत वहां वांगजी के पास जाना चाहता था। अब वियिंग को समझ आ रहा था कि क्यों शिचैन उसके रूम में आया था। पर जैसे ही वो वांगजी के पास जाने की कोशिश करता है, वो एक कदम पीछे ले लेता है, क्योंकि उसे याद आता है कि जिनलिन टेरेस पर जब वो लंजा के लिए आर्गुमेंट करने की कोशिश कर रहा था तो उसने लंजा के लिए और मुसीबतें खड़ी कर दी थी। पीछे जाते वक्त अचानक उसका पैर एक ऐसी चीज़ पर पड़ जाता है जिससे आवाज़ हो जाती है और वांगजी तुरंत उसकी तरफ मुड़कर देखता है। पर वियिंग बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से उड़कर चला जाता है। वो रात के समय वाइल्डली पूरे क्लाउड रिसेस में माउंटेन्स और फॉरेस्ट के थ्रू दौड़ने लगता है। पेड़ की ब्रांचेस की वजह से उसके कपड़े भी फट गए थे पर उसे कोई परवाह नहीं थी। तभी एक टी स्टॉल ओनर वियिंग को देखता है और उससे पूछता है, मास्टर वे, ये आपके साथ क्या हुआ? वियिंग उसकी स्टॉल पर जाता है, एक गहरी सांस लेता है और उससे स्माइल करते हुए कहता है, क्या मुझे टी मिल सकती है? पानी होगा तो भी चलेगा। वो ओनर तुरंत वियिंग को टी लाकर दे देता है जो बिल्कुल ठंडी थी और वो वियिंग से पैसे भी नहीं मांगता। वियिंग आधी टी पीने के बाद कुछ अपने सिर पर डाल लेता है। वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, इस बार लंजा ने मेरी वजह से कितने क्लान रूल्स तोड़ दिए जो उसे ऐसी पनिशमेंट मिली है। रात का समय हो गया था। वियिंग को सडनली वांगजी का वो एक्सप्रेशन याद आता है जब वांगजी ने उसे बांध दिया था और उसके लिप्स उससे टच हुए थे। वो तुरंत खुद से कहता है, मैं लंजा को बिना कुछ कहे ही यहाँ आ गया, वो क्या सोचेगा? वियिंग फिर से साइलेंस रूम के लिए भागना शुरू करता है। साइलेंस रूम के कोर्टयार्ड में जाने पर वियिंग देखता है कि एक पर्सन था जो उस रूम के बाहर वाइट कपड़ों में अपने हाथों में लाइट लिए खड़ा था। वो पर्सन और कोई नहीं, वांगजी था। वियिंग को अपनी इस छोटी सी ट्रिप में 2 से 3 घंटे लग गए थे, तो उसे नहीं पता था कि लंजा कितने समय से यहाँ खड़ा होगा, पर उसे ये जानकर खुशी हो रही थी कि वो उसका इंतज़ार कर रहा था। वो फिर से अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, विवुशन, तुम्हें अब एडमिट कर लेना चाहिए कि तुम्हें लान वांगजी से प्यार हो गया है। वियिंग वांगजी से बातें करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वांगजी भी सडनली उसकी तरफ देखता है। वियिंग वांगजी की आंखों के इमोशंस को पढ़ पाता इससे पहले ही वांगजी उसके सामने आ जाता है। मर्सीलेसली उस लाइट को साइड से फेंक देता है जो उसके हाथ में था और उसी हाथ से अब वांगजी के हाथ को पकड़ते हुए खींचते हुए उसे रूम के अंदर ले जाता है। वियिंग उसका नाम लेता रहता है पर वांगजी उसे कोई जवाब नहीं देता और खींचते हुए से सीधे लाकर बेड पर लिटा देता है। रूम में अंधेरा था। वांगजी एक बार फिर अपना फोरहेड रिबन खोलता है और वियिंग के दोनों हाथों को बेड से बांध देता है। वियिंग फाइनली वांगजी की आंखों का गुस्सा देख सकता था, या फिर शायद इमोशंस जो वांगजी छुपाने की कोशिश कर रहा था। वांगजी एक सॉफ्ट और काम वॉइस में वियिंग से कहता है, तुम वापस आ गए।
वही गुस्से कहता है, मैं वापस आ गया हूँ लंचा, और मैं फिर से नहीं जाऊँगा। तभी वांग जी उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है, तुम्हें पहले अपनी हर्बल ले लेनी चाहिए। वही सोचने लगता है, हर्बल ये क्या है? तभी वो देखता है वांग जी उठकर लैंप चलाता है और अपने पास से एक बाउल लेकर आता है जिसमें कुछ डार्क लिक्विड भरा हुआ था। वो वहींग को उसे पीने के लिए कहता है। लंजा वो हर्बल टी स्पेशली फार्मेसी जाकर वहींग के लिए बना कर लाया था। वांग जी वहींग के पास आकर बैठ जाता है और स्पून में वो हर्बल सूप भरकर वहींग से उसका मुंह खोलने के लिए कहता है। वहींग बिल्कुल ऐसा ही करता है, पर जैसे ही वो सूप थोड़ा सा वहींग के मुंह में जाता है उसे वो बहुत कड़वा लगता है। वो आधे से ज़्यादा हर्बल सूप उलट देता है। वांग जी एक बार फिर उसे पिलाता है। वांग जी के एक्सप्रेशन इस वक्त ऐसे हो रहे थे कि वहींग उसे मना नहीं कर पाता और एक बार फिर उस सूप को पी लेता है। लेकिन जिस पोजीशन में वो लेटा हुआ था उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, इसलिए उसे वो सूप पीने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से सूप आधे से ज़्यादा उसके माउथ के कॉर्नर से नीचे गिर रहा था। वांग जी उसकी इस प्रॉब्लम को समझ जाता है। विंग सोचता है कि शायद वांग जी अब उसके सिर के नीचे पिल्लू रखने वाला है, पर वांग जी वो हर्बल सूप सडनली खुद पी लेता है। विंग थोड़ा कंफ्यूज दिखने लगता है। इससे पहले कि विंग वांग जी से कुछ पूछता, वांग जी उसके माउथ को फोर्स करते हुए खोलता है और वो हर्बल सूप जो उसने पिया था वो अपने लिप से ही विंग के मुंह में डिलीवर कर देता है। विंग को सूप पीने का ये मेथड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस तरह से उसके कॉर्नर से और भी ज़्यादा सूप गिर रहा था। पर वांग जी यही नहीं रुकता, वो उसकी टंग को रिपीटेडली सक करने लगता है, जैसे वो उस सूप के बिटरनेस को विंग के मुंह से सक करने की कोशिश कर रहा हो। वांग जी हर बार ऐसे ही हर्बल सूप विंग को पिलाता है। सूप की बिटरनेस तो अभी भी बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी, पर विंग को अब वो बिटरनेस ज़्यादा फील नहीं हो रही थी, क्योंकि जितनी बार वांग जी उसे वो सूप पिलाता उतनी बार वो उसे फियर्सली किस करता। जब सूप पूरा ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी वांग जी विंग के ऊपर से नहीं उठता। वो बाउल को साइड में रखता है, विंग के शोल्डर्स को प्रेस करता है और इस बार उसे सच में पैशनेटली किस करता है। वो किस इतना लंबा चलता है कि विंग की पूरी बॉडी वीक हो गई थी। जब दोनों अलग होते हैं और वांग जी विंग को ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए देखता है, फाइनली वो थोड़ा सेटिस्फाइड दिखता है और वो पैनिक जो विंग के चले जाने की वजह से वांग जी हो गया था वो भी धीरे धीरे काम डाउन होने लगता है। वो विंग के माउथ को वाइप करते हुए पूछता है, तुम वापस क्यों आए? विंग उससे कह देता है, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लंचा, इसलिए मैं वापस आ गया। ये सुनकर वांग जी के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलते, क्योंकि इस तरीके के सिमिलर वर्ड्स विंग पहले भी बहुत बार बोल चुका था, बल्कि वो उससे शादी करने के लिए भी बोल चुका था। तो ये बताना इम्पॉसिबल था कि विंग जोक कर रहा है या सच में बोल रहा है। वांग जी के एक्सप्रेशनलेस फेस को देखकर विंग समझ जाता है कि उसे अपने शब्दों का और भी ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा और वांग जी को प्रूव करना होगा कि इस बार वो मजाक नहीं कर रहा है। वो स्माइल करता है और वांग जी से कहता है, लंचा, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझे बस अपना हो जाने दो। वांग जी के एक्सप्रेशन फाइनली बदलते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस बिल्कुल वैसा ही था जैसा विंग और वांग जी ने स्टोरी बुक में रीड किया था। एक लड़की ने एक लड़के से ऐसा तब कहा था जब वो उसके साथ लव मेकिंग करना चाहती थी। विंग वांग जी के हाथ पर किस करता है, वो हाथ जो अभी भी विंग के लिप्स को वाइप कर रहा था, और उससे कहता है, कम ऑन लंजा, प्लीज़ क्या हम भी ये कर सकते हैं? वांग जी सडनली सरप्राइज्ड हो जाता है। वो विंग के शोल्डर्स को फियर्सली प्रेस करते हुए कहता है, विंग, मैं तुम्हें रिग्रेट करने का मौका नहीं दूंगा। विंग उससे कहता है, मैंने कुछ भी ऐसा किया भी नहीं है जिससे मुझे रिग्रेट हो। मेरी बात सुनो लंजा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसे एक्सप्लेन करना, पर ये ऐसा प्यार है जिसमें मैं तुम्हारे साथ बेड पर होने के लिए भी तैयार हूँ। जस्ट अभी तुमने मुझे किस किया और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुम हमारे बीच ये सब कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो मुझे अनटाई कर दो, मैं इस प्रॉब्लम को अपने आप ही सॉल्व कर लूँगा। सडनली वांग जी उसके माउथ को ब्लॉक कर देता है। पिछले सारे केसेस और इस केस में सिर्फ इतना डिफरेंस था कि वांग जी ने इस बार विंग को टाइटली प्रेस नहीं किया हुआ था, बल्कि वो सीधे विंग के कपड़ों को निकालने लगा था। विंग के कपड़े भागने की वजह से कई जगह से फटे हुए थे। जब वांग जी ये देखता है तो कपड़ों को वो निकालने की जगह पूरी तरीके से फाड़ देता है।
वुयिंग की बॉडी के रिएक्शन को देखकर वांग जी भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और वो उसकी बॉडी पर जगह जगह मार्क्स छोड़ना शुरू कर देता है। वो कहीं उसे शक कर रहा था तो कहीं बिट कर रहा था। वांग जी को इतना एग्रेसिव देखकर वुयिंग को लग रहा था कि शायद आज वो दोनों इंटीमेट होने वाले हैं। वो वांग जी से पूछता है, लंजा, क्या तुम्हें पता है कि ये कैसे किया जाता है? वांग जी के मूवमेंट सडनली रुक जाते हैं। वुयिंग कहता है, तुम्हें नहीं पता ना? वांग जी ऑनेस्टली उससे कह देता है, मैंने एक बार बस इस बारे में सुना था। वुयिंग कहता है, लंजा, तुम्हें वो इरोटिका बुक तो याद होगी ना? क्या अभी भी वो तुम्हारे रूम में है? क्या तुम उसे लेकर आ सकते हो? वांग जी उस बुक को लेकर आता है। वुयिंग उठने की कोशिश कर रहा था पर हाथ बंधे होने की वजह से वो नहीं उठ पा रहा था और वो वांग जी से कहता है, लंजा, मुझे अनटाई तो करो वरना मैं कैसे कर पाऊंगा। वांग जी तुरंत वुयिंग के हाथों को खोल देता है पर उसने अभी भी वुयिंग के हाथों को पकड़ा हुआ था, जैसे उसे डर हो कि कहीं वुयिंग उसे छोड़कर ना चला जाए। ये देखकर वुयिंग हंसते हुए कहता है, लंजा, तुम भी ना। वो धीरे धीरे उस बुक के पेज टर्न करता है और उस पेज पर खोल देता है जहाँ पर दो लड़कों के बीच में सेक्स रिलेशनशिप दिखाया गया था, जिसे देखकर वो बहुत स्कैर्ड दिखने लगता है और वांग जी से कहता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? इसमें तो बहुत हर्ट होगा लंजा। वांग जी उससे कहता है, नहीं। वो कुछ पेजेस टर्न करता है और देखता है कि कुछ लोगों ने लुब्रिकेंट्स और ऑयल्स का इस्तेमाल किया था। वांग जी भी बिल्कुल ऐसा ही करता है क्योंकि वांग जी के अंदर भी डिज़ायर्स थे जो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। पहले वुयिंग को बहुत अजीब लगता है पर धीरे धीरे वो कंफर्टेबल फील करने लगता है। उसका फेस इतनी बुरी तरह लाल हो गया था जिसे वो पिलो कवर में छुपाने की कोशिश करने लगता है। वो डेस्परेटली वांग जी से कहता है, लंजा, अब मैं रेडी हूँ। पर वांग जी उससे कहता है, नहीं वुयिंग, तुम हर्ट हो जाओगे। वुयिंग उससे कहता है, मैं ठीक हूँ लंजा, प्लीज़ मुझे और इंतज़ार मत करवाओ। वांग जी अब बोलना बंद कर देता है और वुयिंग की दोनों लेग्स को टाइटली पकड़ लेता है। वुयिंग एक हाथ से बेडशीट को पकड़ लेता है और दूसरा हाथ उसका अभी भी वांग जी के हाथ से फोरहेड रिबन से बंधा हुआ था। बंधे होने की वजह से प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट था पर वो दोनों कंटिन्यूसली एंजॉय कर रहे थे। दोनों बिल्कुल ऐसा फील कर रहे थे जैसे वो एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हों। वांग जी बीच बीच में वुयिंग के आंसुओं को और उसके फोरहेड पर आते हुए स्वेट को साफ करता है। वुयिंग स्माइल करते हुए उससे कहता है, हंगुनजुन, तुम सच में बहुत फियर्स हो। वांग जी उससे कहता है, तुम अनकंफर्टेबल तो नहीं फील कर रहे ना? वुयिंग कहता है, मैं क्यों अनकंफर्टेबल फील करूंगा लंजा, मैं बस तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर तो वांग जी उसके लेग्स को और भी ज़्यादा पिंच करता है और उसके साथ और वाइल्ड हो जाता है। कुछ टाइम बाद ही वुयिंग के पिटीफुल एक्सप्रेशंस को देखकर और उसके आंसुओं को देखकर वांग जी को उस पर थोड़ा सा तरस आने लगता है और वो स्पीड स्लो कर देता है। वुयिंग के दोनों लेग्स को थोड़ा सा भी आराम नहीं मिला था और वो वांग जी के बैक के थ्रू अपने लेग्स रैप कर लेता है। वांग जी भी उसकी बैक साइड को पिंच करता है। वुयिंग की आवाज़ें अब स्वीट और सॉफ्ट होती जा रही थीं। उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह रेड हो गई थी। उस डार्क नाइट में आखिरकार वो दोनों एक दूसरे के हो गए थे। अब दोनों एक दूसरे को हक किए हुए लेटे हुए थे। कैंडल लाइट टेबल पर जली हुई थी। पूरे रूम में थोड़ी थोड़ी सी रोशनी हो रही थी। तभी वुयिंग वांग जी से कहता है, लंजा, क्या तुमने अपने अंकल को बता दिया है? वांग जी उससे कहता है, नहीं, एल्डर ब्रदर ने कहा है कि मुझे अभी उनसे नहीं कहना चाहिए। वुयिंग हंसते हुए कहता है, शायद तुम्हारे एल्डर ब्रदर ने कहा वो बिल्कुल सही है। दोनों कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो जाते हैं। तभी वुयिंग पहले उठता है और वांग जी से कहता है, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है क्योंकि मेरे पास लंचा है। वो वांग जी के फेस को पकड़ता है और उसे किस कर लेता है। अगली सुबह वुयिंग बहुत लेट उठा था। उसकी जब आंखें खुलती हैं तो अभी भी उसकी आंखों में थोड़ी सी डिजीनेस थी। वुयिंग बेड पर अपना हाथ आगे बढ़ाता है पर वांग जी वहां नहीं लेटा हुआ था। वांग जी ने नीटली कपड़े पहन लिए थे और वो लगेज पैक कर रहा था। ये देखकर वुयिंग के दिमाग में पहला ख्याल आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हंगुनजुन को लग रहा हो लास्ट नाइट वो मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड था, इसलिए अब उसे रिग्रेट हो रहा है। वुयिंग तुरंत बेड से उठने की कोशिश करता है पर उसकी वेस्ट में और उसकी पूरी बैक में इतनी बुरी तरह उसे पेन फील होता है कि वो दर्द से चिल्लाने लगता है।
वांग जी तुरंत उसकी मदद के लिए उसके पास भागा चला आता है। वहीं उसकी आर्म को पिंच करते हुए कहता है, हांग गुंजुन तुम कहाँ जा रहे हो? जब दोनों आपस में बातें करते हैं तो वुयिंग को पता चलता है कि ये लन शिचैन का आइडिया था। उन दोनों की लव मेकिंग के बाद वुयिंग तो कंफर्टेबली सो रहा था, पर वांग जी टाइम से उठ गया था। वांग जी के नेक पर रेड ट्रेस क्लियरली दिख रहे थे जो यूनिफॉर्म से कवर नहीं हो पा रहे थे। शिचैन ने जब ऐसा देखा तो वो तुरंत सब कुछ समझ गया था और उसने ही वांग जी से कहा, अंकल अभी भी बहुत गुस्से में हैं। क्लैन में अभी ज़्यादा कुछ मैटर्स नहीं है जिन्हें सॉल्व करना हो। तुम्हें और यंग मास्टर को कुछ समय के लिए क्लाउड असिस्ट छोड़कर चले जाना चाहिए, इससे पहले कि अंकल को और गुस्सा आए। तुम दोनों साथ में नाइट हंटिंग करो, एंजॉय करो। तुम दोनों टेम्परेरीली कहीं और रह सकते हो, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूँगा। सब कुछ सुनने के बाद वुयिंग को शिचैन का आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो वांग जी से कहता है, ज़ेवुजुन सच में कमाल है। वुयिंग वांग जी से एक्साइटमेंट में कहता है, क्यों ना लंजा तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम दोनों युनमक चलते हैं, वहाँ कोई रूल्स नहीं है, मैं तुम्हें खेलने के लिए ले जाऊंगा, तुम जो चाहो तुम वो वहाँ कर सकते हो। युनमक का नाम सुनकर वुयिंग की आंखों में जो चमक थी उसे देखकर वांग जी युनमक जाने के लिए हाँ कर देता है। इस तरह वो दोनों युनमक के लिए निकल जाते हैं। युनमक पहुंचने के बाद वुयिंग वांग जी को लोटस कोव लेकर आता है और उसे हर जगह इंट्रोड्यूस करवाता है। जंगछा को उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था। जब जंगछा को वुयिंग के साथ अकेला थोड़ा समय मिलता है तो वो उससे पूछता है, हांग गुंगजुन युनमक पहली बार आए हैं, हम उन्हें अकेले ही सर्व कर सकते हैं, तुम क्यों उसके साथ इतना ज़्यादा काइंड हो रहे हो? वुयिंग उससे कहता है, जंगछा लैंड क्लैन के मेंबर्स के साथ हमेशा अच्छे से पेश आना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब जंगछा वुयिंग से कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें लैंड क्लैन की कोई फीमेल कल्टीवेटर पसंद हो और तुम हांग गुंजुन की मदद उसमें चाहते हो? वुयिंग कहता है, हाँ तुम थोड़ा बहुत ऐसा कह सकते हो। अब वुयिंग वांग जी को लोटस कोव की किचन में लेकर आता है जहाँ ऑलरेडी यानली कुकिंग कर रही थी। वांग जी वहाँ रखी वेजिटेबल्स की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी वुयिंग को याद आता है कि एक बार लंजा ने उससे कहा था कि वो कुकिंग सीखना चाहता है। वो सोचता है कि शायद लंजा मेरी सीनियर सिस्टर से कुकिंग सीख सकता है और वो खुद यानली से कह देता है, शिजे मैं आपसे कुकिंग सीखना चाहता हूँ। जब मैं कुकिंग अच्छे से सीख जाऊँगा फिर मैं आपके लिए फूड बनाया करूँगा। यानली मुस्कुराते हुए कहती है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी किचन तब तक जिंदा ही ना बचे। सब इस बात पर हंसने लगते हैं। वुयिंग अपनी शिजे को थैंक्स कहता है और वांग जी से कहता है, लंजा मुझे माफ़ कर दो, तुम यहाँ ज़्यादा चीज़ों को नहीं जानते होंगे, इसलिए तुम अकेले कहीं नहीं जा पाओगे, तो तुम्हें मेरे साथ कुकिंग सीखना होगा। वांग जी अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मैं तैयार हूँ। वुयिंग वेजिटेबल्स को वॉश करने का काम करता है और वांग जी से जांग यानली को फॉलो करने के लिए कहता है। यानली वेजिटेबल्स को कट कर रही थी। यानली को लगता है कि वुयिंग वांग जी को बुली कर रहा है। वो उससे कहती है, आशिन तुम्हें खुद ये करना चाहिए, तुम हर बात पर हांग गुंजुन को क्यों परेशान करते हो? वुयिंग कहता है, नहीं सीनियर सिस्टर, आप तो जानती ही हो ना, अगर मैं किचन में किसी भी चीज़ को हाथ लगाता हूँ तो वो एक्सप्लोड हो जाती है। यानली फिर मुस्कुराने लगती है। यानली धीरे धीरे वांग जी को वेजिटेबल्स कट करना सिखाती है और वुयिंग उन दोनों की तरफ ही देखता रहता है। वांग जी की नज़र सडनली वुयिंग की तरफ चली जाती है। वुयिंग उसे वार्न करते हुए कहता है, लंजा अपना हाथ मत काट लेना, पर तभी उसे रियलाइज़ होता है, मैं कह भी तो किससे रहा हूँ, एक ऐसे इंसान से जो पूरे दिन तलवार प्रैक्टिस करता है, वो कैसे अपना हाथ काट सकता है? वो तीनों साथ में मिलकर लोटस रिब सूप बनाते हैं और उसके बाद वुयिंग अपनी शिजे को गुड बाय बोलकर वांग जी के साथ किचन से बाहर निकल जाता है। बाहर आने के बाद वुयिंग उससे कहता है, लंजा मैं शिजे से इंग्रेडिएंट्स लेना तो भूल ही गया। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, मुझे सारे इंग्रेडिएंट्स याद हैं। वुयिंग कहता है, हांग गुंजुन इसका मतलब तुम सच में कुकिंग सीखना चाहते थे, तो तुम्हें कैसा लगा मेरी शिजे से सीखकर? क्या मैं इतना लकी हो पाऊंगा कि मुझे हांग गुंजुन के हाथ का बनाया हुआ खाना खाने को मिले? वुयिंग ने ऐसा सिर्फ मजाक में ही कहा था, पर वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम ऑलरेडी खा चुके हो। वुयिंग शॉक्ड होते हुए कहता है, मैं खा चुका हूँ, लेकिन कब, मुझे याद क्यों नहीं है? और वुयिंग को सडनली वो सारी डिशेस याद आती हैं जो वांग जी उन दिनों में उसके लिए लेकर आता था जब वो दोनों क्लाउड असिस्ट में रहा करते थे। वुयिंग सरप्राइज्ड होते हुए कहता है, लंजा तो वो सारी डिशेस तुमने बनाई थी? अब मुझे समझ आया कि तुम क्यों उनके बारे में जानने के लिए इतने एक्साइटेड रहते थे।
तुम इतने कम दिनों में मुझे कितने और शॉक्स और सरप्राइजेस देने वाले हो लंजा। वांग जी इसका कोई जवाब नहीं देता। रात के समय जेंगछा ने वांग जी के सोने के लिए गेस्ट रूम का इंतजाम करवा दिया था, पर वेइंग को उसके पास जाने से कौन रोक सकता था। वेइंग रात के समय वांग जी के गेस्ट रूम में जाता है, 3 बार नॉक करता है। जैसे ही वांग जी दरवाज़ा खोलता है, वेइंग उससे कहता है, हंग गुंजुन, मुझे माफ़ करना, मैं इतना लेट नाइट तुम्हारे रूम में आ गया, क्या तुम प्लीज़ मुझे अंदर आने दोगे। वांग जी तुरंत उसके लिए दरवाज़ा खोल देता है। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आज का ये क्यूट रोमांटिक पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।